हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट होने वाली है फंक्शन, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन एंड इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आप लोगों में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख के आइए। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, मैथ बाय सुबोध गुप्ता। वहाँ से आप मेरे चैनल एक्सेस हो जाएगी, वहाँ पे आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, और उस चैनल पे जाके रिलेशन एंड फंक्शन का प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप 2 लेक्चर देख सकते हैं, रिलेशन फंक्शन 1 एंड 2 का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर आप में से कोई बच्चे रिलेशन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं तो वो बच्चों ये लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं रिलेशन। रिलेशन किसे बोलते हैं? रिलेशन अगर मेरे पास 2 सेट है ए एंड इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2 एंड 3, सेट बी है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, तो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कैसे निकालते हैं? पहला एलिमेंट ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे। पहला ए से 1 एंड दूसरा बी से एक ए, अगेन 1, एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 1 एंड बी, 1 एंड बी। उसी तरह क्या ले सकते हैं? 2a, 2b, 3a एंड 3b। तो ये आपका निकल गया ए क्रॉस बी। और इसके बाद जो ये आपका ए क्रॉस बी आया, इसका अगर सबसेट जो निकालेंगे, क्लियर है, इसका फिर से सबसेट निकालेंगे। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो इसका इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज और रिलेशन इज, फिर से सुनिए क्या रिलेशन किसे बोलते हैं? इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट अ रिलेशन। इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंट अ रिलेशन। क्लियर है? इसका जितना भी सबसेट बनेगा, कितना सबसेट बनेगा? नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा 2n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, अब हम इस सेट को निकालना चाहते हैं। ये भी एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेट। या इसको अगर नहीं लिखते हैं तो m n, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जो n, इस n जो है, इसमें थोड़ा इस यहाँ पे जो n जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और ये n जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। n इसको चेंज कर देते हैं, चलिए इसको कैपिटल N लिख देते हैं।
तो ये जो कैपिटल एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जबकि स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये है ए क्रॉस बी, जबकि ये ओनली ए। एम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम और ये एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। क्लियर है? एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। कैपिटल एन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी, जो कि ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी यही आपको हो जाएगा एम इंटू एन। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर है? क्या नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, जितना भी सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, जितना भी सबसेट हो वो रिप्रेजेंट करेगा, वही इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन के बराबर। क्लियर है? यानी इसमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? यानी 2m इंटू एन, यानी एम कितना है? 2। ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 एलिमेंट है, यानी 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 2 है, 1 2, यानी 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2⁶, जो कि इक्वल हो जाएगा 2⁴, सॉरी 2⁻32। क्लियर है? जो कि इक्वल हो जाएगा 32 के इक्वल। आई होप आपको, सॉरी 64, ये हो जाएगा 64 के इक्वल। आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल कितना हो जाएगा? 64, यानी नंबर ऑफ सबसेट इक्वल 64 है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 64, देन नंबर ऑफ रिलेशंस इज आल्सो क्या हो जाएगा? 64। आई होप आपको क्लियर होगी। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है? हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़ाते हैं रिफ्लेक्सिव, इसके लिए क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। इसके लिए क्या है? इफ, इसके लिए कंडीशन है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर है?
उसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे ट्रांजिटिव। इसका क्या कंडीशन है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? तो ये सारे हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। उसके बाद इनवर्स रिलेशन पढ़े थे हम लोग, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशंस, इसमें क्या हुआ था, जो भी मेरा रिलेशन का था, क्लियर है, यानी ए क्रॉस बी अगर रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड सच डेट ए टू बी, तो इन आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको आप गलती से ये ना लिख दीजिएगा आर इनवर्स इक्वल 1 में आर, ये लिखने का गलती मत कीजिएगा, ये गलत है। क्लियर है? तो आर इनवर्स क्या जगह, आर इनवर्स सच डेट, आर इनवर्स सच डेट बी टू ए, यानी ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। और हम लोग पढ़े थे डोमेन रेंज कोडोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन, डोमेन किसे बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, किस सेट में, सेट ए में, विच हैज इमेज इन सेट बी। सेट बी में वो सारे एलिमेंट, यानी इनडायरेक्टली ये बोल रहा है वो सारे एलिमेंट को कलेक्ट कीजिए जो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, विच हैज इमेज इन सेट बी, जिसका इमेज हो सेट बी में। यानी ये अगर कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 और इसमें ए बी, तो इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, तो इसमें डोमेन क्या जाएगा मेरा, डोमेन ऑफ रिलेशन 1 एंड 2। 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 का कोई इमेज ही नहीं है, 3 का कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। अगर यही कल बताया था जिसका गर्लफ्रेंड हो उसको डोमेन बोलेंगे और जिसका बॉयफ्रेंड हो उसको रेंज बोलेंगे। क्लियर है? जिसका गर्लफ्रेंड हो उसको डोमेन बोलेंगे, जिसका बॉयफ्रेंड हो उसको रेंज बोलेंगे। यानी क्या हो गया, यानी रेंज किसको बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन किसे बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन कलेक्ट द ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी। कहां से कलेक्ट करना है, सेट बी से कलेक्ट करना है। और डोमेन के लिए कहां से कलेक्ट करना है, सेट ए से, इन सेट बी विच हैज प्री इमेज इन सेट ए। क्लियर है? सेट ए में प्री इमेज होना चाहिए। यानी ये आपका कोई सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट मान लेते 1 2 3 और इसमें ए बी सी, तो इसका
इसका इमेज इसके साथ, इसका इसके साथ, तो और इसका इसके साथ, तो आपका यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, और मान लीजिए एक और आपका डी है, रेंज आपका हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई डी का कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, यानी डी का कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पर डी का कोई रिलेशन नहीं है, बाकी 3 का रिलेशन है, बाकी डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए डी रेंज में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कोडोमेन। ऑफ रिलेशंस, कोडोमेन ऑफ रिलेशन किसको बोलेंगे, कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसको सेट ए बोलते हैं, इसको सेट बी। कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसमें कोई कंडीशन नहीं, इमेज पर इमेज होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे एलिमेंट बी में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन होंगे। तो यहाँ पे क्या जगह ए बी सी डी, आप देख सकते हैं डी का कोई यहाँ पे प्री इमेज और इमेज कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, डी का कोई भी रिलेशन है तो नहीं है, तो भी यहाँ पे क्या है, कोडोमेन में अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन में क्या हुआ था, इनवर्स ऑफ रिलेशन में हम लोग देखे थे रेंज ऑफ आर के मतलब यहाँ पर रिलेशन इक्वल था डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और डोमेन रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, क्लियर है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन किसे बोलेंगे। फंक्शन मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, क्लियर है। अगर उस मशीन में कुछ इनपुट दीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, क्लियर है। अगर आपके पास एक मशीन है उसमें आप कुछ भी इनपुट देंगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जेरॉक्स मशीन है, क्लियर है, उसमें आप जैसे ही आप कुछ प्रिंटिंग के लिए कमांड देते हैं तो आउटपुट में आपको प्रिंट करके वो एक पेपर देता है, क्लियर है। तो हमें अगर फोटो का कमांड देता है प्रिंट टू फोटो, तो क्या आउटपुट में क्या होता है, एक फोटो का प्रिंट करके देता है मुझे। तो हमें कुछ तो फंक्शन सेम टू फंक्शन उसी तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जूसर मशीन है, अगर उसमें हम फ्रूट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में जूस मिलेगा, क्लियर है। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जूस मिलेगा आपको। अगर हम इस जूसर मशीन में अगर हम वुड डाल दें, मतलब लकड़ी, अगर लकड़ी डालेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा, मेरा जूसर मशीन ही खराब हो जाएगा। तो स्पेसिफिक इनपुट अगर कुछ जो मशीन है उस मशीन में कुछ स्पेसिफाई मतलब कुछ जो उस मशीन में डाल सकते हैं वो कुछ इनपुट डालें तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, क्लियर है। अगर हम इसमें जूसर मशीन में अगर हम बनाना डालेंगे तो बनाना शेक मिलेगा, क्लियर है। अगर ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज शेक मिलेगा, अगर मौसमी डालेंगे तो मौसमी शेक मिलेगा, क्लियर है। अगर पोमेग्रेनेट डालेंगे यानी अनार डालेंगे तो अनार का जूस मिलेगा, अगर मैंगो डालेंगे तो मैंगो का जूस मिलेगा। अगर वुड डाल देंगे तो वुड डालेंगे तो क्या होगा, मेरा जूसर मशीन ही टूट जाएगा। तो हमें ऐसे एक स्पेसिफाई क्या हो रहा है, स्पेसिफाई इनपुट डालेंगे हर स्पेसिफाई मशीन के लिए, ठीक है ना। जो मशीन जिसके लिए बना होगा तो हम उसके अनुसार हम इनपुट डालेंगे, क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ रूट ऑफ एक्स, क्या दे रखा है रूट ऑफ एक्स, अगर इसमें हम 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा आउटपुट, 4 डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्लियर है। अगर हम 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा। अगर हम इसमें निगेटिव नंबर -4 डालेंगे तो इस कंडीशन में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है। इसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि रूट के अंदर हम लोग 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे -4, रूट के अंदर -4 नॉट इमेजिनरी नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। एक चीज आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग रिलेशन फंक्शन सिर्फ नहीं रियल नंबर तक पढ़ते हैं, रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। क्लियर है। यानी नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पूरा डिस्कशन इसी सारे लेक्चर मतलब इसी सारे नंबर पर रहेगी हमारे, जो जब तक रिलेशन फंक्शन चलेगी तब तक हमारी डिस्कशन इसी लेक्चर पर रहेगी। पूरे मैथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में जब भी डिस्कशन होगी तो 95 to 99% डिस्कशन आपकी इसी सभी नंबर के पर बेस रहेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अगर नहीं बताया जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तब तक आप लोग अपना समझ के रखिएगा कि इसी में से कोई एक नंबर होगा। क्लियर है। तो हमारा जब इसमें इसका मतलब अगर -4 डालेंगे, माइनस रूट के अंदर -4, हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा इनपुट होगा ही नहीं, -4 मेरा इनपुट में आएगा नहीं, यानी स्पेसिफाई इनपुट डालना है। क्लियर है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली इमेज इन बी। मतलब इसको समझिए, फंक्शन किसे बोलेंगे, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। जो भी एलिमेंट ए में है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, ए में जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए बी में। ईच एलिमेंट इन सेट ए विच हैव अ इमेज, ईच की जगह पे ऑल लिख देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए विच हैव अ इमेज, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। वन, इसका मतलब एवरी एलिमेंट का एक और एक ही इमेज होना चाहिए बी में। एवरी एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज only one image in set B। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट है सेट ए में। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 और 3। 1 का इमेज क्या है ए, 2 का इमेज क्या है बी, 3 का इमेज क्या है बी। यानी आप देख सकते हैं एक का भी इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज भी बी है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि
जितना भी एलिमेंट इन सेट ए में है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 एंड 3, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है एंड 3 का भी एक इमेज है। अब किसके साथ है वो मैटर नहीं करता है, क्लियर है, किसके साथ है वो मैटर नहीं करता है, बस एक इमेज होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि ए में जो भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे के पास एक ना एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्लियर है। अगर सारे के पास एक ना एक गर्लफ्रेंड हो उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ले लेते हैं कि हमें कहीं जाना है, क्लियर है, हम लोग प्लान किए कि हम पार्टी में आना है, तो उन सारे को इनवाइट किया गया जिसके पास कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हो, वही पार्टी में आ सकते हैं, समझ रहे हैं, उसी को हम लोग पार्टी में इनवाइट करेंगे। तो जिसके पास गर्लफ्रेंड ही ना हो वो पार्टी में इनवाइट होगा नहीं होगा। तो यानी फंक्शन होने के लिए क्या है कंडीशन है, फंक्शन होने के लिए कंडीशन है जितना भी एलिमेंट इन ए में है, ए में 1 2 3 जितना भी एलिमेंट है वो सारे के पास एक न एक इमेज होना चाहिए बी में, क्लियर है, एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना एक से कम होना चाहिए, ओनली एक ही कंडीशन है, सारे के पास एक और एक इमेज होना चाहिए बी में। आई होप क्लियर होगा ये। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट आप मेरे पास लेट ए में इमेज मान एम का जो एलिमेंट है 2 3, बी में एलिमेंट मान लेते हो ए कॉमा बी। अब इसका ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, अब देखिए अभी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एंड ए, 1 एंड बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। अब इसका आप सबसेट निकालिए, क्लियर है, इसका आप सबसेट निकालिए। तो इसका सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट इसका क्या होगा 2⁻6 यानी 64, यानी इसका नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितना हो जाएगा 64। ये सारे 64 रिलेशन फॉर, उसमें से एक एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए रिलेशन जो डिफाइंड है ए टू बी, क्लियर है, ए से बी रिलेशन डिफाइंड है, उसमें आपको दिया हुआ है 1 ए 2 ए 3 बी, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो ये जो रिलेशन ये इसका एक सबसेट है, किसका सबसेट है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है ये, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन यानी 64 रिलेशन में से कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं और कुछ रिलेशन फंक्शन ना भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन हो सकता है, इसका अगर हम अब कैसे चेक करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो एरो डायग्राम में आपको पता है कैसे बनाते हैं, जो भी एलिमेंट, इसको ए इसको बी, ए में जो कौन कौन एलिमेंट है, ए में 1 है 2 है एंड 3 है, बी में ए है और बी है। ए का रिलेशन किसके साथ है, ए का 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है। यानी आप देख सकते हैं अब मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैव इमेज, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्ड होना चाहिए। ऑल एलिमेंट क्या मैप है, पहला कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट इन सेट ए शुड बी मैप्ड। तो हम देख सकते हैं ए भी 1
ए का भी मैपिंग है, 2 का भी मैपिंग है और 3 का भी मैपिंग है। और क्या देखते हैं कि अब चेक करते हैं क्या सबका एक एक मैपिंग है या एक से ज़्यादा के साथ मैपिंग है। जैसे ए का मैपिंग ए के साथ है, बी का मैपिंग बी ए के साथ है और 3 का मैपिंग बी के साथ है। सबका मैपिंग एक एक के साथ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन भी हो सकता है। ये जो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। बट एक और लेते हैं, आपका ए क्रॉस बी का ये भी एक सबसेट हो सकता है आपका, आर ए टू बी, क्लियर है। 1A 1B 3A 2B, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में आपका 1 2 एंड 3 है, 1 2 एंड 3। बी में कौन कौन है, ए एंड बी। ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, 1 का बी के साथ भी है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, क्लियर है। 2 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन ए के साथ है। ये आपका रिलेशन। पहला कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट ए में जो भी एलिमेंट है वो मैप्ड होना चाहिए। ऑल एलिमेंट इन सेट ए शुड बी मैप्ड, तो क्या मैप्ड है, हाँ सारे एलिमेंट 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है और 3 भी मैप्ड है। अब आप देख सकते हैं एक का मैपिंग ए के साथ है और एक का मैपिंग 1 का मैपिंग बी के साथ भी है, 2 का मैपिंग बी के साथ है, 3 का मैपिंग ए के साथ है। तो आप देख सकते हैं एक का जो एक यहाँ पे है, एक का 2 के साथ रिलेशन है, एक का मैपिंग 2 के साथ है, जबकि एक हमने क्या कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन हमारा है each element have only one image in B, each element of set A has one image in बी, यानी बी में एक ही इमेज होना चाहिए। जबकि इसका ये तो अनर्थ कर दिया, इसने 2 इमेज बना रखा है, इसने 2 गर्लफ्रेंड बना रखा है, तो 2 गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं है, एक ही गर्लफ्रेंड रखना है, क्लियर है। तो वन क्या किया है, 1 ने 2 गर्लफ्रेंड बना रखा है, 1 को भी ए को भी बना रखा है और बी को भी बना रखा है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये एक ही रहना चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है, बट एक के कारण 1 के कारण ये फंक्शन नहीं है, this is not function, it is not function, but ये रिलेशन है, but this is relation, but this is a relation, क्लियर है। यानी ए क्रॉस बी का जो सबसेट बनेगा वो सारे के सारे रिलेशन हो सकते हैं, बट उस सारे सबसेट मतलब उस सारे सबसेट ऑफ आर मतलब सबसेट ऑफ रिलेशन, ये बोल सकते हैं यहाँ पे सबसेट ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। यानी कुछ रिलेशन जो होगा जो फंक्शन का सेटिस्फाई करेगा, जो ये दोनों कंडीशन, कुछ रिलेशन जो ऑल रिलेशन जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उस सारे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर से सुनिए, ऑल रिलेशन विच सेटिस्फाई ये दोनों कंडीशन 1 एंड 2, ऑल वो सारे रिलेशन जो 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। यानी
ए का सारे एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन सबके पास एक एक इमेज होना चाहिए बी में। बी में कितने के साथ, बी का जो एलिमेंट है वो ए के साथ कितने के साथ रिलेशन बनाया वो मतलब नहीं है। बी का एलिमेंट ए में किस किस के साथ कितने के साथ रिलेशन रखा हुआ है, एक एलिमेंट किसके साथ रिलेशन रखा हुआ है वो नहीं चलेगा। बट एक का एलिमेंट जो एक सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो बट एक ही रिलेशन रखना चाहिए, वो मल्टीपल रिलेशन नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये बताइए क्या ये फंक्शन है, चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड। ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। क्या सारे 1 मैप्ड है, 2 मैप्ड है, 3 का कोई मैपिंग ही नहीं है, 3 का कोई मैपिंग ही नहीं, 3 का कोई रिलेशन ही नहीं, 3 का कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, यानी 3 का कोई मैपिंग ही नहीं है। तो ये पहला ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये रिलेशन ये फंक्शन नहीं होगा मेरा। क्लियर है? फंक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो नहीं बोलेंगे, दोनों का दोनों कंडीशन एक साथ में ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो जाके हम फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या ये फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट फंक्शन। नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। इसे हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बाय द वे फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ उस पे एन, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको जैसे ए से बी है तो एफ सच डेट ए टू बी, और रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, आर सच डेट ए टू बी। रिलेशन में आर और फंक्शन में एफ। क्लियर है? स्मॉल एफ है ये। क्लियर है? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एफ बी, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ सच डेट ए, ये सच डेट को एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से लाइन से ए टू बी। क्लियर है? तो ये सारे रिप्रेजेंट करने का तरीका है फंक्शन को। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये फंक्शन है, चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है मेरा, पहला कंडीशन है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड। तो 1 का मैपिंग है, 2 का मैपिंग है, 3 का मैपिंग है। पहला कंडीशन में हमें पहला कंडीशन में चेक करना है मैपिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है 1 का भी मैपिंग है, 2 का भी मैपिंग है, 3 का मैपिंग है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी अ इमेज इन बी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी अ इमेज, एक इमेज, अ मतलब एक इमेज इन बी, यानी बी में एक इमेज होना चाहिए। तो चेक करते क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का इमेज ए है, 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज डी है। तो ये तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ए ने दो गर्लफ्रेंड बना रखा है, यानी 1 ने क्या कर रखा है, यहाँ पे 1 ने दो गर्लफ्रेंड बना रखा है, ए को भी बना रखा है और बी को भी बना रखा है। तो ये बिल्कुल ही भी नहीं चलेगा, तो ये फंक्शन नहीं है। नो, दिस इज नॉट फंक्शन। नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन।
क्लियर है, ये फंक्शन नहीं है, इसके फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसने 1 जो है 2 गर्लफ्रेंड बना रखा है, जो कि सही नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 2 गर्लफ्रेंड बना लेगो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर है, एक ही रखना पड़ेगा। अब जिनको भी 2 होगा वो समझ जाइए। चलिए, क्या ये फंक्शन है, ये मेरा सेट ए मान लेते हैं, ये मेरा सेट बी मान लेते हैं, क्या ये फंक्शन है? अब देखिए, ये रामायण है और रामायण में दशरथ जी का 3 शादी हो चुकी थी। ये कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। क्लियर है, आई थिंक ये सुमित्रा है और ये कैकेयी है। चलिए कोई नहीं, ये कौशल्या जी हैं, सुमित्रा एंड कैकेयी। तो दशरथ जी का इन 3 पत्नी थी, इन तीनों पत्नी से इनको शादी हो चुकी। तो ये दशरथ जी का इनके साथ भी रिलेशन था, इनके साथ भी रिलेशन था और इनके साथ भी रिलेशन था। तो क्या ये फंक्शन है? नो, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक आदमी 3 वाइफ रख रखा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आदमी 3 वाइफ रखे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसको आज के टाइम में तो छोड़ दो। क्लियर है, आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। ये पहले के टाइम में था, चला गया, आज के टाइम में ये बहुत ही मुश्किल है। चलिए, अब तो गवर्नमेंट भी ट्रिपल तलाक बैन कर रखा है, तो आप लोग सोचिएगा भी मत। क्लियर है, यानी ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप क्लियर होगा। इसने इस 1 का एक आदमी का रिलेशन 3 आदमी के साथ है, एक का रिलेशन 3 के साथ है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया, एक का रिलेशन 3 के साथ है। चलिए, क्या ये फंक्शन है? पहला हमारा कंडीशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी मैप्ड, अब चेक करते हैं क्या मैप्ड है ऑल एलिमेंट। ए पहला भी अर्जुन, इस ये भी मैप्ड है, युधिष्ठिर ये भी मैप्ड है, भीम ये भी मैप्ड है, नकुल ये भी मैप्ड है, सहदेव ये भी मैप्ड है। यानी सारे एलिमेंट यहाँ पे मैप्ड है, सबके सब का मैपिंग है, सबका मैपिंग है। क्लियर है, ऑल मैप्ड है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट चेक करना है सब का एक इमेज होना चाहिए, और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी अ इमेज। सेट बी। क्लियर है, अब देखिए अर्जुन का भी, यहाँ पे अर्जुन का भी एक वाइफ है। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग महाभारत को आइडियल मान के नहीं चलिए कि अर्जुन का अर्जुन का सुभद्रा भी वाइफ थी, भीम का भी एक हिरम्बा, आई थिंक हिरम्बा, वो भी वाइफ थी। तो वो नहीं कंसिडर करना, यहाँ पे जो दिया वो उसको कंसिडर करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल ये है, इसमें इस एग्जांपल में अर्जुन का भी एक ही वाइफ है द्रौपदी, युधिष्ठिर का भी एक ही वाइफ है द्रौपदी, और भीम का भी एक ही वाइफ है द्रौपदी, नकुल का भी एक ही वाइफ है द्रौपदी, एंड सहदेव का भी एक ही वाइफ है द्रौपदी। यानी सबका एक एक वाइफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका एक एक ही वाइफ है। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल एलिमेंट भी, सब जितना भी सेट ए में जो भी एलिमेंट है, सेट ए में जो भी एलिमेंट है सबके सब मैप्ड है, और सबका एक एक वाइफ है, सबका एक वाइफ है। अर्जुन का भी एक है, युधिष्ठिर का भी एक है, भीम का भी एक है, नकुल का भी एक है, एंड सहदेव का भी एक है, सबका एक है। पर देख सकते हैं आप यहाँ पे
सेट ए में जो भी है सबका एक वाइफ है, क्लियर है। पर सेट बी में से में कितने उसका मतलब नहीं है, यानी ये चल सकता है एक औरत 5 पति रख सकती है, वो सही है। पर एक एक लड़का 3 पत्नी नहीं रख सकता है, ये नहीं चलेगा। फंक्शन ये बोल रहा है, ये मैथ का रूल है, क्लियर है। मतलब ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, इसको फंक्शन बोलेंगे, क्लियर है। दिस इज, ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, यस। मतलब ये देखिए, ये कैसा समाज है, मतलब एक औरत 5 पति रख सकती है, पर पर एक लड़का 3 वाइफ नहीं रख सकते हैं। मतलब ये फंक्शन है, क्लियर है, पर रामायण फंक्शन नहीं है। आपको समझ में आई होगी। मतलब क्या है, सेट बी में आप समझ सकते हैं, सेट बी में जो भी एलिमेंट है, मतलब ये है कि मेरा ज़्यादा आप डेप्थ में मत सोचिए। सेट बी में, लेक्चर पे आ जाइए, सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो मल्टीपल रिलेशन रख सकते हैं, मानिए उसका मैपिंग मल्टीपल के साथ हो सकता है। पर ए में जो भी है उसके साथ एक ही मिलेगा। मतलब आप ए में हैं तो आपको एक ही गर्लफ्रेंड मिलेगी, एक ही बीवी मिलेगी, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये फंक्शन है, यस या नो में बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 का 2 मैपिंग है, 1 का क्या है, 2 मैपिंग है। 1 का मैपिंग ए के साथ भी है और 1 का मैपिंग बी के साथ भी है, तो यहाँ पे 2 मैपिंग हो गया। पहला कंडीशन तो और पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि 4 का कोई मैपिंग भी नहीं है, 4 का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, 4 का कोई मैपिंग नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, नो, ये नो। क्या ये फंक्शन है, ऑल एलिमेंट आर मैप्ड, क्लियर है, ये सही है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि सबका क्या एक एक इमेज है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 का 2 इमेज है, 1 का 2 इमेज, 1 का एक इमेज बी है और 1 का एक इमेज सी है, और किसी का 2 इमेज है नहीं, 1 का 2 इमेज, 1 का इमेज एक इमेज क्या है बी एंड 1 का एक इमेज सी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, नो, ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है, पहला कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड, ए का सारा एलिमेंट क्या है, मैप्ड है, चलिए ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा सबका एक एक इमेज होना चाहिए, तो 1 का भी एक इमेज है ए के साथ, बी का भी एक, 2 का भी एक इमेज है बी के साथ, 3 का भी एक इमेज है सी के साथ, और 4 का भी एक इमेज है डी के साथ, सबका एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है, यस, ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है, चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे मैप्ड होना चाहिए, ए का जो एलिमेंट है 1 2 3, ये सारे 1 2 3 सारे मैप्ड है। एक का भी मैपिंग ए के साथ है, एक का भी एक इमेज है, 2 का भी एक है, 3 का भी एक है, यानी सबके सब मैप्ड भी है और सबका सब एक ही इमेज है, सबका सब का एक इमेज है, तो सब ये भी फंक्शन है, यस। अब देख सकते हैं आप बी का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बी सेट में, बी का इस सेट में किसका है किसका नहीं है, किसका ए के साथ है किसका 2 के साथ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सेट ए से मतलब है। सेट ए में सारे जितने भी एलिमेंट है सबके सब मैप्ड होना चाहिए और सबका सब का एक ही इमेज होना, सबके सबके पास एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब चलिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड फंक्शन, इसे देखते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, क्लियर है। एक फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज किसे बोलेंगे वो देखते हैं। डोमेन किसे बोलेंगे, डोमेन सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा, क्लियर है, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे वो हम डोमेन बोलेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डोमेन। सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर लिख दें उसको डोमेन बोलेंगे। कोडोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन
जो सेट बी का सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। क्लियर है? रेंज, पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग। रेंज, रेंज फंक्शन का रेंज उसे बोलेंगे कंसिस्टिंग ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन ए। मतलब यहाँ पे सेट बी में क्या बोल रहा है, ऑल प्री इमेज होना चाहिए, यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which has pre-image in set A। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए डोमेन कोडोमेन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोडोमेन के लिए कोई कंडीशन है। सेट बी का जितना भी एलिमेंट है सबको सब को कलेक्ट कर लेंगे तो कोडोमेन बोलेंगे। पर रेंज के लिए क्या कंडीशन है, रेंज के लिए कंडीशन है कि प्री इमेज होना चाहिए। रेंज के लिए कंडीशन लगा हुआ है, रेंज के लिए कंडीशन है प्री इमेज होना चाहिए। जो भी सेट बी में जो भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, उसी को रेंज बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अब इसका डोमेन कोडोमेन रेंज निकालते हैं। अब पहले आप देखिए यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे क्या यह फंक्शन है या नहीं है। हम लोग डोमेन कोडोमेन रेंज उसी का निकालेंगे जो फंक्शन हो। क्लियर है? जो फंक्शन हो उसी का डोमेन कोडोमेन एंड रेंज निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले अगर हम डोमेन कोडोमेन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो पहले चेक करते हैं, 1 का रिलेशन है, 2 का भी रिलेशन है, 3 का भी रिलेशन है, 4 का भी रिलेशन है, यानी कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन 1 में क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड इन सेट बी। तो ऑल एलिमेंट सेट ए का मैप है, यानी पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो भी सेट ए में एलिमेंट है सबके पास एक न एक इमेज होना चाहिए बी में, एक न एक ओनली एक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए बी में, एक से ज़्यादा नहीं और एक से कम नहीं। सेट ए का जो भी एलिमेंट है उसका एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, न एक से ज़्यादा और न एक से कम, केवल एक ही होना चाहिए। तो देखते हैं, एक का इमेज बी में एक है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। क्लियर है? यानी सेट ए से मल्टीपल, एक एलिमेंट से मल्टीपल एरो नहीं जाना चाहिए। एक एलिमेंट से अगर मल्टीपल एरो गया तो वो क्या जाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन तो है, तो हमें डोमेन, तो डोमेन का क्या डेफिनेशन है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा। तो सेट ए में देख सकते हैं कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये आपका डोमेन हो गया। कोडोमेन, सेट बी का क्या डेफिनेशन है, सेट बी का ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में जो भी एलिमेंट है सबको लिख दीजिए, उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। तो सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर है? इसको स्मॉल ई कर दीजिए। क्लियर है? रेंज, अब ये क्या बोल रहा है, रेंज का डेफिनेशन है, चलिए यहाँ पे हम एक बार और लिख देते हैं रेंज का डेफिनेशन, ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पर इसको और जगह पर कलेक्ट
ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी। सेट बी से कलेक्ट करना है, सेट ए से नहीं करना है। फंक्शन ऑफ रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन या फंक्शन ऑफ रेंज, रेंज का जो फंक्शन का जो रेंज होगा उस वो एलिमेंट बी से होना चाहिए, सेट बी से होना चाहिए। क्लियर है? सेट कहाँ से होना चाहिए? सेट बी से। फ्रॉम कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी which has image in सेट ए। सेट ए में इमेज होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें कौन कौन रेंज क्या क्या हो जाएगा, मेरा रेंज हो जाएगा ए का कोई इमेज है, प्री इमेज, सॉरी यहाँ पे प्री इमेज कीजिए, हम सो सॉरी, प्री इमेज। ए का कोई प्री इमेज है नहीं, तो ए नहीं आएगा, ए रेंज में नहीं आएगा। बी आएगा, सी भी आएगा, सी का भी है, डी का भी है, एंड ई, ये आपका रेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए का कोई प्री इमेज नहीं है, ए का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं है, ए का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, ए का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, यानी ए जो है सिंगल है। क्लियर है? ए सिंगल है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना कोई गर्लफ्रेंड है। क्लियर है? तो ये रेंज में कलेक्ट नहीं करेंगे। ये सेट बी में है, सेट बी में तो है पर ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये रेंज में आएगा नहीं, ये रेंज में काउंट नहीं होगा। बी का है 1 के साथ, सी का है 2 के साथ, डी का है 3 के साथ, एंड ई का भी है 4 के साथ। इसलिए बी, सी, डी एंड ई रेंज में आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक चीज और बताते हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर ये समझ लीजिए ये आपका मशीन है, ये आपका मशीन कोई फंक्शन आपको मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है। क्लियर है? ये आपका मशीन है, उसमें अगर आप इनपुट में ये क्या एरो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में, अगर 1 डालेंगे तो आपको, अगर इनपुट में 1 डालेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा। अगर इनपुट में आप 2 डालेंगे तो आउटपुट में आपको सी मिलेगा। अगर आप इनपुट में आप 3 डालेंगे तो आउटपुट में आपको डी मिलेगा। इसको स्मॉल डी कर दीजिए। क्लियर है? अगर इनपुट में आप 4 डालेंगे तो आपको आउटपुट में ई मिलेगा। क्लियर है? ऐसा कोई इनपुट नहीं है इस स्पेसिफाइड कंडीशन में। इसके लिए ये जो कंडीशन जो दिया हुआ है, अपने से एक्स्ट्रा कुछ एज्यूम नहीं करना है, अपना से मनगढ़ंत एज्यूम करके यहाँ पे नहीं देना है। जो हमें क्वेश्चन में दिया हो उसी के बारे में सोचना है, एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं सोचना है। तो हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं है, हमारे पास, गौर से सुनिएगा एक बार और मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास ऐसा कोई इनपुट ही नहीं है जिसके लिए कोई आउटपुट ए आ जाए। क्लियर है? क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। मेरे पास कोई इनपुट ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिसको हम अगर इस फंक्शन में डालें, ये मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, इसमें ऐसा कोई इनपुट ही नहीं डाल सकते हैं जिसके लिए हमारा आउटपुट ए आ जाए। क्लियर है? जिसके लिए मेरा आउटपुट ए आ जाए, ऐसा कोई इनपुट मेरे पास है ही नहीं। अब देखिए ऐसा आप अलग से नहीं एज्यूम कर लीजिएगा, हमारा जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है उसके लिए सोचना है, अलग से अपने तरफ से नहीं सोचना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास कोई ऐसा इनपुट ही नहीं है जिसके लिए मेरा आउटपुट ए आए। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए इसका डोमेन कोडोमेन रेंज बताइए। तो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट ए ये है आपका, सेट बी आपका ये है, तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा। तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? -1, 1, -3 एंड 3, ये आपका डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। 1, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, जो भी है सबको लिख दीजिए। 4
कोई कंडीशन ही नहीं है, 9 मैप्ड हो ना हो, किसी का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आ जाएंगे। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का कंडीशन है, रेंज का बी का वो सारे एलिमेंट को लेना है जिसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए ए में। क्लियर है, बी का वो सारे एलिमेंट लेना है रेंज में, बी से कलेक्ट करना है रेंज में। ये याद रखिएगा, डोमेन में सेट ए का ले रहे हैं, डोमेन के लिए सेट ए का, को डोमेन के लिए सेट बी का, और रेंज के लिए बी से ले रहे हैं, पर बी का वो सारे एलिमेंट जिसका कोई ना कोई प्री इमेज ए में है। क्लियर है, कोई ना कोई प्री इमेज है, 1 का प्री इमेज है तो 1 आ जाएगा, और 9 का प्री इमेज है तो ये आपका रेंज आ जाएगा। 4, जबकि 4 का आप देख सकते हैं 4 का कोई प्री इमेज नहीं है और 16 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये रेंज में रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसलिए ये रेंज में नहीं आया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 एंड मेनी 1। देखिए 1 1 एंड मेनी 1 आपको नाम से ही पता चल रहा है। 1 1 उसको बोलेंगे सेट ए का पहले फंक्शन, पहले हमने बोला है फंक्शन, तो पहले चेक करना ये फंक्शन है या नहीं। तो 1 का भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है, 3 भी मैप्ड है एंड 4 भी मैप्ड है, यानी जितना भी सेट ए में एलिमेंट है वो सारे का सारे क्या है, मैप्ड है यहाँ पे। क्लियर है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, मैप्ड है। क्लियर है, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, मैप्ड है। अब दूसरा कंडीशन क्या है फंक्शन के लिए, दूसरा कंडीशन है सबके सब के एक ही इमेज होना चाहिए। सबके सब कैसा इमेज, सबके सब के पास कितना होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए। तो 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है एंड 4 का भी एक इमेज है। क्लियर है, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। हाँ, तो ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन तो है। क्या अब ये 1 1 है या नहीं है, तो 1 1 का क्या कंडीशन है, जो भी सेट ए में एलिमेंट है वो सबका 1 1 से मतलब है कि एक एक मैपिंग होना चाहिए। क्या है, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सबका सब एक के साथ मैप्ड हो। क्लियर है, जैसे 1 ए के साथ है, 2 भी एक बी के साथ है, 3 भी एक सी के साथ है एंड 4 भी डी के साथ है, यानी 1 भी ए के साथ मैप्ड है, 2 भी बी के साथ मैप्ड है, 3 भी सी के साथ मैप्ड है, 4 के बी डी के साथ मैप्ड है। यह डी स्मॉल डी हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे स्मॉल डी हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब का सब मैप्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, इसे 1 1 बोलेंगे। क्लियर है, जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए एक इमेज के साथ बी में। क्लियर है, मेनी 1। अब चलिए इसको देखते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे 1 का मैं पहले चेक कर लेंगे हम ये फंक्शन है या नहीं है। 1 भी मैप्ड है, 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है, 3 भी मैप्ड है एंड 4 भी मैप्ड है। क्लियर है, 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है एंड 4 भी क्या है, मैप्ड है। तो ये तो मैप्ड है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है कि सबका सब के पास एक एक इमेज होना चाहिए, सबके सब के पास एक एक इमेज होना चाहिए। तो 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है एंड 4 का भी एक इमेज है, सबके सब एक इमेज है। तो ये भी दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, यानी फंक्शन है। ये आपका 1 1 है, और ये आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे 2 का, ये भी आपका, अब सबका देखिएगा सबका एक एक एरो है, सबका एक एक एरो है, सबका एक एक एरो है, और सबके पास एक एक सब कोई एरो ऐसा नहीं है जो सबके पास अलग है। मतलब 1 का भी
बी के साथ है, सी का भी इमेज सॉरी 2 का इमेज सी के साथ है, 3 का इमेज डी के साथ है एंड 4 का इमेज ई के साथ है। सबके पास एक एक है और कोई किसी का यहाँ पे कोई भी एक का सेम प्री इमेज नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट सेम ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज सेम है। सॉरी, सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका जिसका इमेज सेम है। क्लियर है? यानी 1 1 के लिए क्या कंडीशन है? 1 1 के लिए ए में ऑल एलिमेंट in set A should be mapped with set B. All element in set A should be mapped set B, clear है, with one image। क्लियर है? किसी with distinct इमेज। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब हो गया सेम इमेज रिपीट। एक का मतलब एक में ऐसा कोई भी इमेज नहीं होना चाहिए जिसका सेम इमेज हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाह रही है, मेरे पास सेट ए है 1 2 और ए का भी इमेज ए 2 का भी है। ये देखिए सारे तो मैप्ड है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबके सब क्या है, मैप्ड तो है। 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है, पर ए का भी 1 का भी इमेज ए है और बी 2 का भी इमेज बी है। तो अगर 2 का इमेज भी ए है तो ये सारे ये फंक्शन तो है पर 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है। सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए, सेम इमेज किसी का इमेज रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इमेज का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ पे 1 1 होने के लिए इमेज जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। अगर अलग अलग एक इनपुट के लिए 2 सेम आउटपुट आया, क्लियर है, एक इनपुट डाले, क्लियर है, एक इनपुट अगर 2 अलग अलग इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट भी सेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए यहाँ आपके पास x² है, इसमें आप 1 डालेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। अगर आप इसमें -1 डालेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। यानी 2 अलग अलग इनपुट है, 1 और -1, पर आउटपुट आपको एक ही आ रहा है। तो ये जो आउटपुट एक ही आ रहा है तो इसको 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो सर इसको 1 1 नहीं बोलेंगे, फंक्शन तो है, हाँ फंक्शन तो है, तो 1 1 नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मेनी 1 बोलेंगे। समझ में आया? इसको मेनी 1 बोलेंगे। मतलब जो इसका मतलब ये हुआ, जो लड़की एक से ज़्यादा, यानी सेट बी को क्या बोल रहा है, सेट बी मेरा फीमेल है और सेट ए क्या है, मेल है। क्लियर है? समझने के लिए बता रहा है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। तो यहाँ पे फीमेल जो सेट बी का एक से ज़्यादा, यानी कोई लड़की एक से ज़्यादा रिलेशन रखती है तो उसको मेनी 1 बोलेंगे। और क्लियर है? और जो मेल जो मेल के पास सेम गर्लफ्रेंड हो, अगर मेल के पास एक ही 2 अलग अलग मेल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पी नाम का कोई आदमी है और क्यू नाम का भी कोई आदमी है,
पी नाम का कोई आदमी है और क्यू नाम का कोई आदमी है, और उसका भी जो रिलेशन है मान लीजिए एक्स के साथ है और क्यू का भी रिलेशन एक्स के साथ है, यानी पी का भी रिलेशन एक्स के साथ है और क्यू का भी रिलेशन एक्स के साथ है। तो ऐसे कंडीशन में इसको वन वन ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। क्लियर है? एक्स का जो रिलेशन है एक से ज्यादा आदमी के साथ है, पर पी का भी रिलेशन एक के साथ है, क्यू का रिलेशन भी एक के साथ है, इसलिए मेनी वन। इसलिए क्या बोलेंगे, मेनी वन। समझ, एक समझाते हैं आपको, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए ये आपके पास मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्लियर है? सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी। क्लियर है? ए का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज ए है। क्लियर है? ए का इमेज आप देख सकते हैं सारे फंक्शन जितना भी एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे मैप्ड है और सबका एक ना एक इमेज है, एक ना एक इमेज है। 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज यहाँ पे ए है, बी का 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज ए है। सबका सब इमेज है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1 और 3 का इमेज सेम है, 1 और 3 का इमेज सेम है, 1 का इमेज भी ए है और 3 का इमेज भी ए है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। क्लियर है? मतलब यह हो गया कि एक लड़की एक से ज्यादा के साथ रिलेशन है, एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड यानी एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड बना रखी है, या एक से ज्यादा हस्बैंड है। क्लियर है? यानी महाभारत क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन फंक्शन है। महाभारत किसका एग्जाम्पल है, मेनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब वहां पे क्या था, द्रौपदी 5-5 हस्बैंड रख रखी थी। क्लियर है? 5-5 हस्बैंड रख रखी थी, तो एक के साथ कितना है, 5 है, यानी वो मेनी वन फंक्शन है। क्लियर है? चलिए अब ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू इनटू किसे बोलेंगे। अब देखिए कोडोमेन इक्वल हो जाएगा रेंज के, तो इसको बोलेंगे ऑन टू। क्लियर है? कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा तो ऑन टू बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन सेट ए का सेट बी का जो भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है, कोडोमेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोडोमेन आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ये स्मॉल हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या क्या कंडीशन है, रेंज का है कि बी का वो सारे एलिमेंट लेना, बी का वो सारे एलिमेंट जिसका प्री इमेज ए में हो। क्लियर है? तो ए का भी प्री इमेज है तो ए भी आ जाएगा, बी का भी प्री इमेज है बी भी आ जाएगा, सी का भी प्री इमेज है सी भी आ जाएगा, एंड डी का भी प्री इमेज है तो डी भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन इक्वल टू कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन इक्वल टू डोमेन, कोडोमेन इक्वल कोडोमेन इक्वल रेंज। क्लियर है? कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। क्लियर है? अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा उसे ऑन टू बोलेंगे। क्या किसको ऑन टू बोलेंगे, इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। अगर कोडोमेन इक्वल हो जाएगा रेंज के उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। फिर से सुनिए, कोडोमेन इक्वल हो जाएगा रेंज के उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब चलिए ये देखते हैं
इनटू, इनटू का क्या कंडीशन है, इनटू को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। ये आपका स्मॉल ई हो जाएगा, ये आपका स्मॉल डी हो जाएगा, और ये आपका नहीं है। क्लियर है, ये एरो आपका नहीं है, आपको एज्यूम करना है ये एरो नहीं है। क्लियर है, अगर ये एरो को अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन ही नहीं होगा तो इनटू ऑनटू कहाँ से निकालेंगे हम। क्लियर है, चलिए अब इसमें देखते हैं। इसको इरेज करते हैं। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पे कोडोमेन क्या है, इसके लिए क्या जगह ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर, जबकि रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा मेरा बी का मैप्ड है, सी का मैप्ड है, डी मैप्ड है एंड ई मैप्ड है, ये रेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये आपका ऑन टू हो जाएगा। सॉरी ये आपका इनटू हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए कोडोमेन में ए एक्स्ट्रा है, कोडोमेन में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ए है, पर रेंज में ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा इनटू हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल, इसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है आर, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे देखिए फंक्शन सच डेट, फंक्शन जो डिफाइन है आर टू आर, मतलब आर यहाँ पे जो आर जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर। और रियल नंबर किसको बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को। क्लियर है, तो इसमें आप एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर का देख सकते हैं पावर क्या है, पॉजिटिव है। और मैंने बता रखा कि अगर एक्स स्क्वायर का पावर पॉजिटिव होगा, क्लियर है, अगर सॉरी एक्स का पावर जो है इवन है, एक्स का पावर क्या है, इवन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, अगर एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन इक्वल टू पॉजिटिव कब होगा, जब एन इवन हो। when n is a even number। क्लियर है, एक्स के पावर n इक्वल टू निगेटिव when n is नेगेटिव नंबर, सॉरी ऑड नंबर, ऑड नंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है यानी 2 है, और 2 क्या है, इवन नंबर है, यानी इवन नंबर है, तो इसमें जो भी हम इनपुट डालेंगे वो सारे के सारे क्या आएगा, आउटपुट में पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आप लोग नोट कर दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्लियर है, अगर आप लोग वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो हमें चेक करना है, कौन इसमें वन, पहले चेक करना है 1 1, फिर चेक करना है 2 में
मेनी वन, तीसरा चेक करना है ऑन टू, चौथा चेक करना है इन टू। तो ये क्या है क्या नहीं है, तो एक के लिए, वन के लिए, ठीक है। तो आपका इसमें इनपुट में क्या डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आउटपुट में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। क्लियर है। तो आउटपुट जो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव नंबर, जैसे आप 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। -1 डालेंगे तो अभी आपका 1 ही आएगा। क्लियर है। अगर आप 2 डालेंगे तो 4 आएगा, -2 डालेंगे तो अभी आपका 4 ही आएगा। तो बट इसमें यह 1 और 4 ही नहीं है, इसमें क्या है, -1 -2 ये भी नंबर सारे नंबर है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, इसमें सारे नंबर है। इसमें ना 25 -25 दो सब नंबर, पर इसमें हमारे जो भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहा है। क्लियर है। जीरो डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या होगा, मेनी वन हो गया। ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। क्यों मेनी वन हो गया, क्योंकि 1 का मैपिंग 1 के साथ है और -1 का भी मैपिंग 1 के साथ है, 1 का मैपिंग भी 1 के साथ है और -1 का भी मैपिंग 1 के साथ है। तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। 0 का मैपिंग 0 के साथ है, पर 1 का मैपिंग 4 के साथ है और -2 का मैपिंग 4 के साथ है। मतलब एक सेट ए का क्या है, सेट ए का 1 का मैपिंग भी 1 के साथ है, -1 का भी मैपिंग 1 के साथ है, 2 का मैपिंग 4 के साथ है, -2 का मैपिंग भी 4 है। यानी आप देख सकते हैं ए में जो इमेज है उसका, ए में जो भी एलिमेंट है उसका इमेज जो है सेम है, 1 और -1 का इमेज सेम है। जबकि 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, इमेज सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सारे एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। क्लियर है। तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मेनी वन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा मेनी वन हो गया, ये मेनी वन हो गया। अब देखिए, अब चेक करते हैं ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू है या इन टू है। उसके लिए क्या चेक करना है, डोमेन, और हमें उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज, सॉरी कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और इक्वल और रेंज चेक करना है। अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू, अगर इक्वल नहीं हुआ तो इन टू। तो चेक करते हैं पहले। तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन। बाय द वे डोमेन क्या होगा यहाँ पे, डोमेन आप बताइएगा। डोमेन जो आपका हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा यहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोडोमेन भी आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो आपका आएगा यहाँ पे रेंज जो आपका 0 से इन्फिनिटी, निगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। सर अब आपको क्या होगा, आप कितना आदमी होगा कि सर यहाँ पे तो, चलिए आपका बात मान लिया, रेंज में सर सबके सब होल नंबर आ रहा है सर, 0 आ गया तो होल नंबर आएगा सर। देखिए अगर हम इनपुट में -1.1 डालें, चलिए रूट के अंदर -1 डालें तो इसको क्या आएगा, ये तो आउटपुट में क्या आएगा, -1.1 आएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1.1 आएगा। तो ये तो आप कंसिडर किए नहीं ना, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है ना, तो ये जो है क्या हुआ, ये नहीं कंसिडर करने के लिए आप होल नंबर नहीं बोल सकते, इंटीजर भी नहीं बोल सकते, होल नंबर नहीं बोल सकते। और कोई ये भी होगा जो R+, देखिए R+ भी नहीं बोल सकते। R+ जब आप बोलते हैं
तो उसमें जो है जीरो को कंसिडर नहीं किया जाता है। आर प्लस जब बोलते हैं तो जीरो को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये बोलना ये भी आपको गलत हो जाएगा। आर प्लस क्यों नहीं बोल सकते हैं? आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस का मतलब होता है देखिए, आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के लिए। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर में वन जीरो नहीं लेंगे हम, तो यहाँ पर जीरो पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे और बाकी इन्फिनिटी तक। क्लियर है? जीरो। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिस एलिमेंट को अगर कंसीडर नहीं किया जाए उसको, मेरे पास तीन ब्रैकेट होते हैं, हमारे पास तीन ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन। इसको बोलते हैं, ये आपको क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है? इसको ओपन ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट। तो अगर हमें एलिमेंट, जिस एलिमेंट को नहीं लेना होगा उस एलिमेंट के तरफ, उस एलिमेंट की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। इसके अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए अभी के लिए हम बता रहे हैं, आगे फिर से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिस जिस एलिमेंट को चाहिए उसको कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम लोग शेप में पढ़ चुके हैं, जो जो एलिमेंट चाहिए, जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। तो जो एलिमेंट चाहिए उस एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। और क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट आप चाहिए उसको क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ये ऐसा लिखा हुआ जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हो गया जीरो कंसिडर किया जा रहा है। अगर ये जीरो टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जीरो को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। आई होप कंसिडर हो गया, आइए आपको समझ में आया होगा। और वन टू थ्री, वन टू, ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ वन और टू एलिमेंट, ओनली वन एंड टू, वन और टू के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे अब देखिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है वन टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है वन को कंसिडर करना है। अगर ये लिखा वन टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है वन को कंसिडर नहीं करना है। अब एक और चीज, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट BRICK। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो ये नंबर के बारे में कुछ समझ लेते, इसको इरेज कर देते हैं। इसका मतलब क्या गया? जीरो को कंसिडर नहीं करना है, बाकी सारे जीरो को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, 0.1, 0.001 भी आएगा, 0.2, 0.3, ये सारे एलिमेंट 1 2 3 4, 2.1 2 4 सारे एलिमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे पॉजिटिव एलिमेंट। सारे पॉजिटिव रियल नंबर। आर पे अगर ये माइनस लगा दिया तो इसका मतलब हुआ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो ये क्या आ जाएगा? जीरो से, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ। क्लियर है?
अब आता है नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव मतलब आप सिर्फ नॉन पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन पॉजिटिव होल नंबर, क्या नॉन पॉजिटिव क्या, तो आपको बताना पड़ेगा नॉन पॉजिटिव रियल नंबर कि यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर नॉन पॉजिटिव रियल नंबर अगर आएगा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब यहाँ पे जीरो कंसिडर करेंगे, तो जीरो पे क्या लगा दिए, क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो को कंसीडर करना है और इन्फिनिटी को। क्लियर है? तो ये आपको, ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज जो आपका हो गया, इसीलिए जीरो से इन्फिनिटी या नॉन पॉजिटिव सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन जो है पूरा पूरा रियल नंबर है, जबकि रेंज जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब जीरो से इन्फिनिटिव की तरफ है। तो ये ऑन टू नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल होता तो ऑन टू हो जाता, तो इसलिए क्या होगा, इनटू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब सेकेंड कंडीशन में सेम फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जबकि अब यहाँ पे जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन भी यहाँ पे क्या हो गया आपका, कोडोमेन भी आपका इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटिव हो गया, कोडोमेन भी आपका क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटिव हो गया। और कोडोमेन भी जीरो से इन्फिनिटिव हो गया, तो यहाँ पर रेंज भी जीरो से इन्फिनिटिव हो गया। तो ये सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस मेनी वन, कहाँ लिखे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्लियर है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये कौन सा फंक्शन आया, मेनी वन ऑन टू मेनी वन, ऑन टू मेनी वन। और ये क्या जगह मेरा, अब इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन, अब यहाँ पर कोडोमेन कितना हो गया, जीरो से इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल रेंज। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मेनी वन तो है ही, और इनटू हो गया, मेनी वन इनटू, यानी क्या हो गया, मेनी वन और इनटू एंड इन। और पहला क्या था, ऑन टू एंड मेनी वन, ऑन टू एंड मेनी वन। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्राफिकली मेथड से, अब देखिए ये तो आपको यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आपको जो फंक्शन था आप उसको मैप करके इनपुट डाल के आप बना सकते हैं, पर आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो आपको जो है ग्राफ के हेल्प से कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑन टू है या इन टू है या मेनी वन है या वन वन है, इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है,
हम लोग रिलेशन फंक्शन में बहुत हद तक आपको ग्राफ प्लॉट करने के तरीके भी सिखाएंगे, क्लियर है। और कौन सा फंक्शन में कैसा ग्राफ होता है वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने 10th अच्छे से पढ़ के आए हैं, आप 10th का बेसिक्स होना चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए कंडक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये पता चलना चाहिए कि हमें कब वर्टिकल लाइन यूज करना है और कब हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यूज करेंगे चेक करने के लिए 1 और मेनी 1 के लिए। 1 और मेनी 1 चेक करना होगा तो क्या चेक, कौन सा लाइन यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन कब यूज करेंगे, जब हमें चेक करना होगा फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। याद रखिएगा, फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन और मेनी 1 और 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए, अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अब हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन 1 है या मेनी 1 है। तो देखिए, सेम फंक्शन x² को हम लोग कितना टाइम में रियलाइज किया है। अब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करके ये देखिए, f(x²) का फंक्शन जो ग्राफ होता है ये अपवर्ड पैराबोला होता है। अगर वही x = y² होता तो ये राइटवर्ड पैराबोला होता है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, क्लियर है। अगर यही y = -x² होता तो ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता, क्लियर है। अगर यही x = -y² हो जाएगा तो यही ग्राफ ये हो जाता, क्लियर है। ये हो गया x = -y², और ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है y² = x, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है y = x² - x², और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y = x²। तो ये क्या है आपका, देख सकते हैं ये x से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस है, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस, ये y डैश, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, मेनी 1, क्लियर है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं ये भी क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। ये आपका x एक्सिस है, सॉरी ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये क्या जगह, y एक्सिस, ये जगह x एक्सिस, क्लियर है। मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया, आई एम सो सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मेनी 1। ये भी क्या है, मेनी 1। mod of y = mod of x भी मेनी 1, या f(x) = mod of x भी क्या है, मेनी 1 का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कहीं भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्राफ को कट कर रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे, 1 1। यानी ये देखिए, ये y = x² यानी f(x) = x² को हम लोग अभी पीछे जस्ट थोड़ा देर में कितना टाइम लगा हम लोग एनालिसिस करने में, ये मेनी 1 1 1 निकालने के लिए कितना सारा टाइम लगाना पड़ा। पर वहीं अगर हमें इस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से जस्ट 1 to 2 सेकंड में हम लोग यहाँ पर बता पा रहे हैं कि 1 1 है या मेनी 1 है, क्लियर है। तो ये 1 1 है, ये भी आप इसको भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये भी आप देख सकते हैं ये मेनी 1 है, ये भी क्या है, मेनी 1 है,
सॉरी, ये भी क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये भी अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये भी क्या है 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये चेक करना है 1 1 है या मेनी 1 है। अब आप ड्रॉ कीजिए, आपको देखिएगा एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। क्या आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी आपको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा आपको। और एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट, आप इसको देखिए, ये y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स भी मेनी 1 है। और ये भी देखिए, अब इसमें भी देखिए आपको एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट करते हुए दिखाई देगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या है, आपको मेनी 1 हो गया। यानी कॉस फंक्शन भी आपको मेनी 1 फंक्शन है, कॉस एक्स भी आपका मेनी 1 फंक्शन है, साइन एक्स भी क्या है, मेनी 1 है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ और पीरियोडिक फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे, अगर सेम पीरियड के बाद अगर ग्राफ रिपीट करने लगे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा इस पॉइंट से ये ऐसे आया, ऊपर गया, क्लियर है, ऐसे ऊपर गया, और फिर ये ऊपर नीचे आया, और फिर ये क्या हुआ, ये फिर इस तरह से ऊपर जाएगा। ये क्या हो रहा है, ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है। अगर एक इंटरवल के बाद सेम यहाँ से फिर से ये क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर नीचे आया और फिर से ऊपर जा रहा है, और फिर से इस तरह से नीचे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक फिक्स इंटरवल पे ग्राफ क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अगर ग्राफ रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। और सारे पीरियोडिक फंक्शन हमारा क्या हुआ, सारे पीरियोडिक फंक्शन मेनी 1 फंक्शन होगा। क्लियर है? चलिए, यह कॉस एक्स भी क्या, कॉस एक्स भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है। और साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए आपका कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स। अब आप लोग ये मत बोलिए कि सर ये क्या है, ऑलरेडी 10th में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपका, ये सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीज़ें। चलिए, यानी ये सारे क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा, मेनी 1 फंक्शन हो, ये सब के सब क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट, अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं, फंक्शन के लिए यूज करते हैं, फंक्शन के लिए। हमें चेक करना है, जब हमको चेक करना हो फंक्शन है या नहीं है, तो हम यूज करेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, गौर से सुनिएगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर वर्टिकल लाइन कट करेगा, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और वो वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज नॉट फंक्शन, नो फंक्शन। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ये फंक्शन नहीं है मेरा। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन है, ये भी मेरा फंक्शन नहीं है।
ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और सर हम लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ेंगे सर्कल का जो इक्वेशन होता है x² प्लस y² इक्वल r स्क्वायर। क्लियर है? x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे r की जगह पे हम मान लेते हैं 5 है, तो x² प्लस y² इक्वल टू 5 कैसे? यहाँ पे मान लेते हैं √5 रहा होगा। क्लियर है? √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने ये ले लिया है। तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू, x का इनपुट अगर हम 1 डालेंगे, क्लियर है, x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आपको 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 5, तो y² कितना हो जाएगा? y² इक्वल टू 4। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ रहा है? y का वैल्यू +2 और -2, यानी y एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है? ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, नो, ये भी फंक्शन नहीं है, नो। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 आपको पॉइंट पे कट करते हुए देखिएगा, वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है, यानी y² इक्वल टू x नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? जबकि y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू -x², ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है। अब चलिए ये क्वेश्चन आप, ये लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो आप लोग इसको होमवर्क में ले लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। देखिए 1 और 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन2 को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? यानी बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 1 को क्या बोलते हैं? 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ऑन2 का भी दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप एक आदमी का 2 नाम हो सकता है। क्लियर है? एक आदमी को 2 नाम से बुलाया जा सकता है। फॉर आपको जैसे आपका ही आपको घर पे कोई और नाम, जैसे घर पे नाम मान लीजिए पी का घर पे नाम पिंकू हो, और इसको एकेडमिक नाम स्कूल में इसको पंकज बोलता हो, पंकज, और इसको मतलब इसको दोस्त इसको प्यार से कुछ और भी नाम से बुला सकता है, फॉर एग्जाम्पल पकिया। क्लियर है? तो एक आदमी का मल्टीपल नाम हो सकता है। इसी तरह 1 का एक और नाम क्या है? दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ऑन2 का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, और इंजेक्टिव का दूसरा नाम इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है? इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों एक साथ हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर में कुछ एरर, मतलब क्या होता है, बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलती कर दी है, तो उसको आप लोग नोट्स में आप लोग इसे अभी मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसको नोट्स में करेक्ट कर लेना है। क्योंकि जब पढ़ाते कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है और कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। तो इस लेक्चर में मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं उसको ध्यान रखूँगा। जैसे यहाँ पे 2 द पावर 6 कितना होता है? 64 होता है, जबकि मैंने 32 लिखा था, जो कि ये गलत है। क्लियर है? 2 द पावर 64 होता है। जैसे
2⁶ का मतलब ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 6 टाइम, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। क्लियर है, यानी 64 होगा। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब सही है। और ये इसमें जो हमारा यहाँ पे क्या गलती हुआ था, यहाँ पे हम लोगों का गलती हुआ था, हमारा जो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट ए क्रॉस बी का जो कॉमन एलिमेंट हम लोग क्या निकाले थे, 2 और 5 है, जबकि हम यहाँ पे क्या लिख लिए, 3 लिख लिए हुए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, 5, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1 तो 3 2 के साथ और 3 5 के साथ। तो ये आपका ये आंसर ना होकर आपका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हो सी में 3,2 भी है, 3,5 भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। मैं अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी फॉर सच अ सिली मिस्टेक। आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अगली बार से इसको ध्यान रखूंगा। आप लोग अपने नोट्स को में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको मैं वहाँ पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।